Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. नमस्कार दोस्तों, रशियन इन्वेजन को आज 18 दिन हो गए और अंततः अब यह साफ होता जा रहा है कि जेलेंस्की को अंततः झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन का नेटो और यूरोपियन यूनियन से जिस तरह के मिलिट्री सपोर्ट की आशा थी वह पूरी तरीके से उस पर खरे नहीं उतरे हैं। केवल कुछ हथियारों और आर्थिक मदद से नेटो और यूरोपियन यूनियन आगे नहीं बढ़े हैं और आज की स्थिति को देखते हुए बढ़ेंगे भी नहीं। और एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा भी है, क्योंकि नेटो का सीधा युद्ध में शामिल होने का मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर को निमंत्रण देना। यहाँ इकोनॉमिक सैंक्शन से रशियन इकोनॉमी को तबाह कर देने की कोशिशों में अमेरिका, यूके और यूरोपियन राष्ट्र जरूर एक्टिव नजर आते हैं। यह बात अलग है कि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की तुलना में यूरोपीय राष्ट्र अपने अपने हितों के आधार पर, यानी कि अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पर सैंक्शंस की इंटेंसिटी, उनका प्रकार और उनकी मात्रा यानी कि एक्सटेंट को तय कर रहे हैं। जैसे कुछ यूरोपियन राष्ट्र जो है केवल ऑयल पर सैंक्शन लगा रहे हैं और नेचुरल गैस पर नहीं, साथ में वह उन रशियन बैंक्स को भी सैंक्शन से बाहर रख रहे हैं जिनकी उनका ऑयल और गैस का लेन देन होता है। आगे बढ़ने से पहले आखिर जिन सैंक्शंस की इतनी बात हो रही है वो होते क्या है, उसको डिफाइन किस तरीके से किया जा सकता है। तो सैंक्शन की अगर हम बात करें तो एक तरीके की पेनल्टीज होती है, यानी कि दंड होते हैं जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर लगाता है ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ने या उसकी आक्रामकता को रोकने के लिए दंडित किया जा सके। 24 फरवरी को रशिया के यूक्रेन पर आक्रमण के विरोध में रशिया को दंडित करने के लिए रशिया के खिलाफ कई तरह के सैंक्शंस अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने लगाए हैं। अमेरिका ने 2014 से ही रशिया के खिलाफ क्रीमिया पर रशिया के कब्जे को लेकर पहले से ही उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे थे, जिन्हें अब अमेरिका ने और अधिक कठोर और व्यापक भी कर दिया है। अगर इन प्रतिबंधों को क्लासिफाइड करें तो ये मुख्य रूप से आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक किस्म के ही होते हैं। ये प्रतिबंध शॉर्ट टर्म में रूस को रोक नहीं पाए हैं और हाँ, लॉन्ग टर्म में रशियन इकोनॉमी के लिए निश्चित रूप से ये काफी घातक साबित होने वाले हैं। इन प्रतिबंधों के और इनके असर को आइए कुछ उदाहरण के साथ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। रूस को सबसे पहले स्विफ्ट यानी कि द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जिसकी स्थापना 3 मई 1973 को की गई थी और जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, इस सिस्टम से रशिया को बाहर कर दिया गया है। अब यह सिस्टम किस काम आता है? यह सिस्टम विश्व के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों का एक व्यापक नेटवर्किंग सिस्टम है, जिसके माध्यम से त्वरित व सुरक्षित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के केंद्रीय बैंक के तकरीबन 630 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स को सैंक्शंस के तौर पे फ्रीज कर दिया है। यूएस, यूके ने रशियन बिजनेसमैन लोगों को भी बैन किया है और यूके ने कई रशियन बिलियनियर्स पर भी सैंक्शंस लगाए हैं और उनके एसेट्स को अपने कंट्री में फ्रीज कर दिया है। यहां तक कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के जो एसेट्स यूएस, यूके और कनाडा में हैं, उनको भी वहां की कंट्रीज ने फ्रीज कर दिया है। यूएस, यूके और कनाडा में रशियन फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और साथ ही साथ कुछ मल्टीनेशनल ब्रांड्स जैसे मैकडोनाल्ड, कोका कोला, स्टारबक्स और कॉस्मेटिक ब्रांड लॉरियल, फैशन रिटेलर H&M, ज़ारा, नाइकी, सैमसंग, एप्पल आदि ने भी अपने ऑपरेशंस और रिटेल स्टोर्स रशिया में बंद कर दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर प्रतिबंध की बात करें तो वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। यह सेक्टर रशियन इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पश्चिमी राष्ट्र इसी को निशाना बनाकर रूस को प्रेशराइज करना चाहते हैं। रशियन ऑयल और गैस पर निर्भर कंट्री की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो चाइना का आता है और उसके बाद में यूरोपियन यूनियन, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, यूएस, स्लोवाकिया, लिथुआनिया आदि कई सारे यूरोपियन राष्ट्र हैं। रशिया की अगर हम बात करें तो यह विश्व का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक है। फर्स्ट और सेकंड कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार
जनवरी में रशिया का तेल उत्पादन 11.3 मिलियन बैरल पर डे था, जिसमें से 10 मिलियन पर बैरल पर डे कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल था। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक राष्ट्र है और कच्चे तेल में इसका स्थान दूसरा है। सऊदी अरब के बाद में ग्लोबल सप्लाई की अगर बात की जाए तो रशिया 12% ऑयल एवं 17% गैस का योगदान जो है विश्व स्तर पर करता है। रशियन ऑयल का निर्यात का अगर बात की जाए तो रशियन एक्सपोर्ट का 60% जो है OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसकी मेंबर संख्या 38 कंट्रीज है और जिसकी स्थापना 1961, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, और इनको दिया जाता है 20% लगभग चाइना को दिया जाता है। यह नवंबर 2021 के आंकड़े हैं। अब यूरोप की गैस की डिमांड का 40% रशिया के द्वारा पूरा किया जाता है। रशिया ने तेल निर्यात से 2021 में लगभग 170 बिलियन डॉलर कमाए हैं, जिसके अंतर्गत 110 बिलियन क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट से ही कमाए हैं, जबकि नेचुरल गैस से तकरीबन 55 बिलियन डॉलर कमाए गए हैं। यहां एक चीज ध्यान देने वाली यह है कि यूएसए, यूके और यूरोप गैस पर प्रतिबंध पर उतने आक्रामक नहीं है जितना कि रशियन ऑयल पर है, क्योंकि गैस का आयात और निर्यात एक बहुस्तरीय और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें गैस को पहले ठंडा करना, फिर उसको द्रवित करना, लिक्विफाइड करना, और फिर जहां इसे उतारा जाता है उस स्थान पर गैस में वापस कन्वर्ट करना होता है। और इस तरीके से ओवरनाइट या शॉर्ट टर्म में एक नई सप्लाई चेन बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत ही मुश्किल या लगभग शॉर्ट टर्म की बात हम करें तो नामुमकिन सा कार्य है। रशियन अर्थव्यवस्था में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो उसकी जीडीपी का लगभग 15 से 20% के आसपास है। यह आंकड़े रोस्टेट से लिए गए हैं, जो रशियन सांख्यिकी की एक एजेंसी है, और रशिया के एक्सपोर्ट में ऑयल एंड गैस की जो भूमिका है वो तकरीबन 52 से 60% है। और इसी कारण जो बाइडेन ने ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट को द मेन आर्टरी ऑफ रशियन इकोनॉमी कहा है, और इसी कारण दबाव बढ़ाने के लिए 8 मार्च को जो बाइडेन ने रशियन ऑयल गैस के इंपोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका रशिया से तकरीबन 4 या 5% तेल का आयात ही करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई खास फर्क इस प्रतिबंध के चलते पड़ने वाला नहीं है, परंतु इससे तेल की कीमतों में निश्चित रूप से आग लग सकती है। और ऐसे में तेल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी मेंबर्स आरंभिक रूप से 60 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल अपने रिजर्व में से रिलीज करेंगे, और जिसमें से आधा हिस्सा अमेरिका रिलीज करेगा। इस तरह की बात हो रही है, लेकिन अमेरिका का यह कमिटमेंट सेंटिमेंटल ज्यादा दिखाई देता है, और ग्राउंड लेवल पे यह कितना इफेक्टिव होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। यूके ने भी 2022 के अंत तक रशियन ऑयल को अलविदा कहने का प्लान बनाया है। अब बात अगर यूके की करें तो सिर्फ 4% गैस और 8% ऑयल ही रशिया से वो मंगवाता है। और इस बीच रशिया के जो डिप्टी पीएम है अलेक्जेंडर नोवाक, इन्होंने रशियन ऑयल पर प्रतिबंधों पर चेताते हुए इन्हें विश्व के लिए एक चेतावनी दी है कि इससे विश्व अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत घातक होगा, और ऑयल की जो कीमतें हैं वो $300 पर बैरल जाने की संभावना भी नोवाक ने जताई है। अगर बात करें हम यूरोपियन कंट्रीज की तो EU 27 की तकरीबन 40% गैस और 30% ऑयल रशिया से आता है, और ऐसी स्थिति में EU के लिए यूएस और यूके की तरह रशियन ऑयल और गैस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। और खास तौर से इस मुद्दे को यूरोपियन यूनियन में एक स्प्लिट या विभाजन के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जर्मनी और हंगरी रशियन ऑयल और गैस पर प्रतिबंध लगाने के पक्षधर नहीं है। हालांकि चरणबद्ध तरीके से रशिया पर निर्भरता कम करने को ये दोनों भी स्वीकार करते हैं, किंतु कितने समय में इसको किया जाएगा इस पर काफी मतभेद है। पोलैंड की अगर हम बात करें तो खासतौर से रशियन ऑयल और गैस पर प्रतिबंध लगाने का वो बहुत बड़ा तीव्र समर्थक है, जबकि जर्मनी और हंगरी जो है इसके खिलाफ है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जर्मनी यूरोपियन यूनियन में रशियन ऑयल और गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और रशिया से नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन के माध्यम से गैस सीधी जर्मनी तक जाती है, और जिसको ऑयल प्रतिबंध लगाने की स्थिति में रशिया द्वारा बंद करने की धमकी दी गई है। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी के लिए रशियन ऑयल को प्रतिबंध करना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभव दिखाई नहीं देता है। अब चलते चलते हम बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत रशिया से मात्र 1% के आसपास ही ऑयल इंपोर्ट करता है, किंतु भारत की अर्थव्यवस्था इनडायरेक्ट रूप से रशियन यूक्रेन युद्ध की वजह से अच्छी खासी प्रभावित हो सकती है, और यह प्रभाव आएगा तेल की बढ़ती हुई कीमतों से, क्योंकि तेल की बढ़ी हुई कीमतें
भारतीय अर्थव्यवस्था को महंगाई से झुलसा सकती हैं और इसकी प्रबल संभावनाएं हमें अभी से दिखाई देने लग रही हैं, क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन पहले ही हाई साइड पे है और आगे ये तेल की कीमतों की वजह से और बढ़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 82 से 85% ऑयल आयात करता है। अब इस यूक्रेन क्राइसिस में 7 फरवरी को हम देखें तो क्रूड के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $139 पर बैरल तक गए हुए हैं। अब रशिया तकरीबन 4 से 5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पंप करता है और सैंक्शन के बाद में यह सप्लाई कम होने की पूरी संभावना है। भारत की पेट्रोलियम मिनिस्टर के अनुसार इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट का प्राइस लगभग जो है $84.67 बैरल जनवरी 2022 के दौरान था, जिसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ोतरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। संभावना और अनुमान इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि क्रूड के दाम तकरीबन $100 पर बैरल के ऊपर ही रहेंगे और ऐसी स्थिति में भारत के लिए दोहरी मार का ये विषय हो सकता है, क्योंकि बढ़ता हुआ इंपोर्ट बिल रुपए के मूल्य के ऊपर भी दबाव बनाएगा और रुपया डॉलर की तुलना में और अधिक कमजोर हो सकता है। इस बात की भी संभावना है कि $100 पर बैरल के ऊपर क्रूड ऑयल का दाम रहने पर भारतीय मुद्रा पे भी प्रेशर बनेगा और ये 76 से अधिक रुपए डॉलर की तुलना में भी और कमजोर हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में भारत के पास क्या ऑप्शन है? अपने ऑयल रिजर्व में से कुछ ऑयल रिलीज करने के साथ साथ घरेलू बाजार में तेल के दाम बढ़ाना सरकार की एक मजबूरी हो जाएगी, और या फिर एक नया ऑप्शन रशिया से डिस्काउंट पर तेल प्राप्त करना, यह भी एक ऑप्शन हो सकता है। रशियन सरकार के स्टेटमेंट के अनुसार शुक्रवार 11 मार्च को वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नोवाक ने भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी से बात की और डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल देने की पेशकश भी की है। हालांकि भारत की ओर से इस पे स्पष्ट रूप से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, किंतु संभावना काफी है और रशिया से तेल मंगाने में हालांकि कुछ प्रक्रियागत कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं जिनको सुलझाना इससे पहले बेहद जरूरी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि भुगतान का तरीका क्या होगा, शिपमेंट के इंश्योरेंस कौन करेगा, उसका भी एक मसला काफी महत्वपूर्ण है, और साथ में ऑयल इंपोर्ट की संभावनाओं के बीच में भारत को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी ध्यान में रखना होगा और अमेरिका से उसके जो रिश्ते हैं उनके ऊपर इस इंपोर्ट से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन करना भी बेहद जरूरी होगा। हालांकि यूरोपियन यूनियन के जर्मनी और हंगरी के द्वारा यूके और यूएस को प्रतिबंध के मामले में फॉलो ना करने की दशा में भारत के लिए रशियन ऑयल को लेना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और इस तरीके की संभावनाएं हैं। इस पर आगे बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय और दिन शुभ हो। धन्यवाद।